गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल सा है, इम्पल्स। ठीक है। अब इम्पल्स को अगर हम डिफाइन करें कि जो टोटल इफेक्ट होता है फोर्स का, ठीक है, उसी के कारण, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, वो कहलाता है इम्पल्स। यानी कि हम कहेंगे कि इम्पल्स आई इक्वल टू फोर्स, जितना टाइम फोर्स लगा है इनटू वो टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। यानी सिंपल से शब्दों में अगर हम कह दें, इसे आप टाउ में कन्वर्ट करिए, इसे टाउ कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल से वर्ड में कहे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर लगातार एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाइड किया वो मान लीजिए dt टाइम के लिए किया, छोटे टाइम इंटरवल के लिए किया है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू dt। ठीक है, ये कह रहा था इम्पल्स। इम्पल्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का कितना इफेक्ट है, उस टोटल इफेक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, टोटल इफेक्ट तब कैलकुलेट होगा जब आप ये पता करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा है इनटू कितने टाइम तक उसने उस फोर्स को फील किया है, वही उसका टोटल इफेक्ट रहेगा फोर्स का। तो टोटल इफेक्ट को ही हम इम्पल्स कहते हैं, जिसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है F इंटू डी टी। बहुत सिंपल सा है ये टर्म। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फोर्स का होता है mL/t-2। ठीक, कैसे होता है ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ma फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है m, एक्सेलरेशन होता है L/t-2, और t मतलब एक और t का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर t की पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स mL माइनस और प्लस, इंटू में पावर ऐड होगी तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। तो mL/t-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम, ये तो छोटी सी डिफाइन थी, पर इसी से रिलेटेड एक टर्म देखेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए, दोनों के ही नाम यहाँ पर आ रहे हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका मतलब होता है इम्पल्स और मोमेंटम का संबंध देखना, क्या संबंध होता है इम्पल्स और मोमेंटम में। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, और जितने टाइम के लिए लगाया उसका मल्टीप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स का कैलकुलेशन करना। ठीक है, लेकिन अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ये पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स F अप्लाइड कर देते, ठीक है, तो अप्लाइड करने पर कितने टाइम के लिए, ∆t टाइम इंटरवल के लिए, तो जितने भी टाइम ड्यूरेशन में हमने उस पर फोर्स अप्लाइड किया है उसकी वेलोसिटी जो भी होगी, मतलब उसका जो मोमेंटम होगा p1 था, और फोर्स अप्लाइड करने पर वेलोसिटी चेंज हुई, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। यानी कि फोर्स अप्लाइड ∆t टाइम के बाद उसका जो फोर्स मोमेंटम होगा वो p2 हो जाएगा। तो हमें पता है सेकंड लॉ से कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। डेल का मतलब होता है p2 माइनस p1, जो भी अंतर चेंज इन दोनों में आया, कितने टाइम में आया, ∆t टाइम में, तो वो ∆t टाइम हमने नोट कर लिया। ठीक है, जितना भी मोमेंटम उसका चेंज हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हमने वेक्टर F डॉट ∆t का मान निकाल लिया, ∆p। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये इम्पल्स होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स हुआ है इंटू ∆t, जितने टाइम तक ये लगा है फोर्स, इसने जितना फोर्स फील किया अपने ऊपर, टोटल इफेक्ट फोर्स का, इसका इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस इम्पल्स, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसका जो मोमेंटम चेंज होता है, और साथ ही वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर जितना टोटल फोर्स का इफेक्ट फील करती है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये जे है, मैंने वीडियो में आपको शायद टाउ बोल दिया होगा, टाउ उल्टा जे होता है। ठीक है, जे को जब हम उल्टा बनाते हैं ना तो वो टाउ कहलाता है, ये जे है, जे इक्वल टू ∆p। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके ऊपर टोटल फोर्स का जो इफेक्ट वो फील करेगी वो उसके मोमेंटम के चेंज के डायरेक्ट
इक्वल होगा। और यही क्या कहती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये नाम से ही आपको लर्न हो जाएगा, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों को आपको इक्वल करना है, ठीक है। और ये थ्योरम कहलाती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इम्पल्स का कंसेप्ट अगर आपको देखें तो जैसे मैंने मोमेंटम में आपको समझाया था वही चीज़ मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को वो पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है कि जब उसे कैच करता है तो हमें पता है कि बॉल जिस वेलोसिटी से आ रही है, कैच करते ही अचानक कैच करेगा और हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम में जो चेंज है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एकदम ज़्यादा वेलोसिटी थी यानी मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा थी, और नेक्स्ट टाइम पे मोमेंटम डायरेक्ट जीरो हो गया तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। दोनों में डिफरेंस अगर ज़्यादा हुआ तो वो किसके बराबर होगा, इम्पल्स के। इम्पल्स का मतलब होता है इसने अपने हाथ पे कितना फोर्स इफेक्ट फील किया, तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जिस कारण इसके हाथ में चोट लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो उसे कैच करते करते धीरे धीरे पीछे की तरफ हाथ खींचता है तो इसकी वेलोसिटी अचानक का जीरो ना होते हुए धीरे धीरे कम होती है। धीरे धीरे कम होने से इसके जो मोमेंटम की वैल्यू है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो कम होता है। डिफरेंस कम होगा तो इम्पल्स यानी इसके ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। अब जो सर्कस वाले होते हैं, सर्कस आपने देखा होगा, वो जंप करते नीचे, उन्होंने देखा होगा बिल्कुल सॉफ्ट नेट लगी होती है या कुशन होता है, उसी पर वो लोग जंप करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट फ्लोर पर कूदेंगे बहुत ऊंचाई से तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा थी, यानी उनका मोमेंटम जो भी था, अचानक वो नीचे गिरेंगे तो होता क्या है, ये सरफेस हार्ड है तो गिरते ही उनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी में चेंज आना मतलब मोमेंटम का जो चेंज है वो ज़्यादा होगा। मोमेंटम का चेंज ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी क्या होगा, यानी कि टोटल जो इम्पल्स होगा या टोटल फोर्स जो फील करेगी ये बॉडी वो ज़्यादा फील करेगी, जिसके कारण उनको चोट लग जाती है। लेकिन अगर वो सीधा ना गिरते हुए नेट पर गिरते हैं तो नेट क्या करती है, जहाँ से नेट के कांटेक्ट में आए वहाँ से नेट थोड़ा सा और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देती है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से वो गिरते तो नेट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन वो नेट के साथ ही धीरे धीरे नीचे भी आते हैं। उस केस में उनकी वेलोसिटी जीरो ना होते हुए धीरे धीरे कम होती है, यानी कि ये जो मोमेंटम में चेंज है वो कम होता है, ठीक है। कम होने के कारण फोर्स की वैल्यू जो ये फील करते हैं वो भी कम होगी, यानी इम्पल्स भी कम होगा, ठीक। और शॉकअप वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको पता है कि रोड वगैरह अगर ख़राब होते हैं, अनइवन रोड है, तो व्हीकल में शॉकअप लगे होते हैं। वो शॉकअप जो होता है ना वो टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जर्क एकदम न लगते हुए टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं और उसके कारण फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और इम्पल्स भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट है। आप ये जो गिरने वाला कंसेप्ट है वो कांच के ग्लास से भी ले सकते हैं कि किसी सॉफ्ट सरफेस या गद्दे वगैरह पे अगर आप ग्लास को फेंकेंगे तो नहीं टूटेगा, जबकि फर्श पे वो तुरंत टूट जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही मोमेंटम हाई होता है और एकदम मोमेंटम जीरो पे आ जाएगा तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा, और मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि फोर्स का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और वो टूट जाएगा, ठीक। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे बनते हैं रीजंस वाले, वो आप लोग पढ़िएगा। अब हम जनरली फोर्स की यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है, तो देखिए पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट यानी जो हम कैलकुलेशन में लेते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट में पहली होती है इन एसआई सिस्टम, पहले सीजीएस ले लेते हैं, हाँ ऐसा ही ले लेते हैं, एसआई सिस्टम। और दूसरी होती है इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। पहली एसआई दूसरी सीजीएस होती है। अब अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ इक्वल टू मास होता है आपका 1 kg और एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम एसआई यूनिट के अंदर 1 न्यूटन मानते हैं या कैपिटल एन लिख लेते हैं, सिंपल। सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें
तो F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू मास होता है 1 ग्राम और एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर की जगह हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS का मतलब तो आपको पता होगा, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में लेना है। तो देखिए यहाँ मास था, मीटर पर सेकंड था, उसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किया। तो फाइनली F इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जिसको हम 1 डाइन कहते हैं। 1 डायन के बराबर है ये, ठीक है, 1 डायन है। CGS में फोर्स 1 डायन यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। और अब हम रिलेशन अगर इसके बारे में देखते हैं कि इस डायन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है हम 1 न्यूटन रख लेते हैं, ठीक है। अब 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप न्यूटन से डायन का संबंध देख रहे हो, यानी कि SI और CGS सिस्टम पे जा रहे हो। तो आप SI से लेकर चले हो और CGS पे जा रहे हो, तो CGS पे जाने के लिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में करो तो मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 2 3 4 5 5 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इतना तो हमें पता है किसके बराबर होता है, डाइन के, ठीक। तो 1 न्यूटन जो हम लेकर चले थे वो फाइनली हमें किसके बराबर मिला, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर मिला। ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि CGS और SI में जो संबंध है, यूनिट भी याद रखिए कि CGS यूनिट है डाइन और SI यूनिट है न्यूटन, पर ये दोनों किसके बराबर होते हैं और दोनों का आपस में संबंध क्या है। अब एक तो थी एब्सोल्यूट यूनिट जिसमें आपने SI और CGS देखा, दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट अगर आप पहले CGS में देखते हैं तो CGS में आपको फॉर्मूला तो सेम रहेगा, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। और F इक्वल टू ये m को ग्राम लेना है, इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग क्या होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू है ना, ये हम ग्रेविटेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आपने देखा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं जनरली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यानी कि 9.8 की जगह 100 का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, दैट मीन्स 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो F इक्वल टू, अब ये आप 1 ग्राम ही रखिए और टोटल हो जाएगा 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप CGS ग्रेविटेशनल यूनिट में CGS सिस्टम की बात करते हैं तो फोर्स कितना होता है 980 डायन, 980 डायन के बराबर होता है, ठीक है, जिसको आप 1 ग्राम वेट भी कहते हैं। अब अगर SI सिस्टम की बात करते हैं, ये पहला केस था इसमें CGS सिस्टम में, और ये SI में दूसरा केस है CGS SI सिस्टम। अगेन वही फॉर्मूला, मास को हम लिखेंगे 1 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम 980 ले रहे थे, यहाँ पर 9.8 ग्रेविटेशन यूनिट लिखनी है। वो एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट था, इन्हें 1 रखा था, यहाँ पर हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू को कम रखना है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पूरी यूनिट होती है न्यूटन के बराबर, तो 9.8 न्यूटन होती है, ठीक है। और इसी को आप F इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको 9.8 न्यूटन किसके बराबर है, तो आप 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। ये रिलेशन भी याद रखिएगा, ठीक है। 980 डायन को आप 1 ग्राम वेट भी कहते हैं और इसको आप 1 किलोग्राम वेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था। इसके अलावा
ये तो इसका बेसिक था जो जनरली ऑब्जेक्टिव में आता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है इस चैप्टर्स के, तो प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।